Hello everyone and welcome to this new video. In the last video we had discussed about the strike of meal workers. Now we will going to discuss about the further information about this strike. So when the strike was happened in that era, the chief minister of Maharashtra was Barrister A.R. Antule and he set up a committee to solve the issue. उन्होंने कमेटी को सेटअप किया था इस इशू को सॉल्व करने के लिए. उसके बाद लेटर बाबा साहेब भोसले बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र स्टेट. उसके बाद उस मतलब उस कमेटी जो अंतुले जी ने सेटअप की थी, सडनली उसके बाद बाबा साहेब भोसले चीफ मिनिस्टर बन गए और उन्होंने ही इंसिस्टेड दैट एज पर द लॉ, वो नियम के हिसाब से वो ऐसा मानते थे कि ही वुड टॉक ओनली द राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ. वो उनका ऐसा मानना था कि मैं सिर्फ राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ से ही बात करूँगा. अब राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ ने तो ऑलरेडी पहले ही वर्कर्स को मतलब विश्वास में ना लेते हुए 8 to 17% के बीच में बोनस डिसाइड कर लिया था. अब फिर से अगर चीफ मिनिस्टर मिल मजदूर राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ से बात करेंगे तो कुछ भी नहीं निकलेगा उसमें से सोल्यूशन. इस वजह से डॉक्टर सामंत डिमांडेड दैट द लॉ बी रिवोक्ड. तो जो इस स्ट्राइक को लीड कर रहे थे डॉक्टर दत्ता सामंत, उनका ऐसा मानना था कि ये अगर ऐसा नियम है तो ये लॉ, ये कायदा बदलीजिए, आप बदल दीजिए. In the beginning, the strike workers received help from their native villages. It was also not very difficult for them to help each other. देखिए, स्ट्राइक मतलब काम बंद मतलब पैसा नहीं आएगा तो घर कैसे चलाएंगे, ऐसी समस्या थी. स्ट्राइक जो वर्कर स्ट्राइक पे गए थे, बट उनको हेल्प मिली क्योंकि वो सब बिलोंग कर रहे थे आसपास के एरिया से. जैसे कोकण से कुछ लोग बिलोंग करते थे, किसी के भाई खेती करते थे आसपास, तो उन्होंने उनको अनाज दिया या फिर थोड़ा पैसों का फंड भी दिया. तो स्ट्राइकर जो थे वर्कर, इनको उतना प्रॉब्लम नहीं गया, उन्होंने एक दूसरे को संभाल लिया. दे सेट अप डिपार्टमेंटल कमेटी एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फूड ग्रेन्स. उन्होंने मतलब फूड भी दिया लोगों को, असिस्टेंट इन द फॉर्म ऑफ फंड भी दिया. द लेफ्ट पार्टीज हैड सपोर्टेड द स्ट्राइक. देखिए, जो लेफ्ट पार्टी थी, विरोधी पक्ष था, उन्होंने भी इस स्ट्राइक को सपोर्ट किया था. एज द स्ट्राइक ड्रैग्ड ऑन, एफर्ट्स वर मेड टू स्प्लिट द स्ट्राइकिंग वर्कर्स रैंक. अब स्ट्राइक जब एकदम मतलब सोल्यूशन निकल ही नहीं रहा था, तो गवर्नमेंट ने या जो वर्कर्स थे, सॉरी मिल के जो मैनेजमेंट थे, उन्होंने इस स्ट्राइक को स्प्लिट करने की कोशिश की, मतलब तोड़ने की कोशिश की. अब इस वर्कर जो थे 2-2.5 लाख वर्कर चले गए थे स्ट्राइक पे. इसमें से कुछ लोग ऑफिसर्स रेंज के थे, कुछ लोग मजदूर रेंज के थे. तो इसको तोड़ने के लिए जो मिल के जो मालिक थे, उन्होंने एक मतलब आइडिया लड़ाई. उन्होंने जो बड़े रैंक के जो ऑफिसर्स थे उनको अच्छा बोनस देने का डिसाइड किया, जिससे उनको ऐसा लगा कि एक बार अगर ये इस स्ट्राइक से बाहर चले जाएंगे तो इस स्ट्राइक की शक्ति कम हो जाएगी, इसकी पूरा पावर कम हो जाएगा. बट ऐसा नहीं हुआ. रैंक इवन एज द स्ट्राइक कंप्लीटेड 6 मंथ, 6 महीने हो गए थे स्ट्राइक को. द सेंट्रल गवर्नमेंट कंप्लीटली इग्नोर इट. और इस स्ट्राइक की तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था. द वर्कर स्टार्टेड जेल भरो एजिटेशन. फिर वर्कर ने इसके तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट का ध्यान खींचने के लिए उन्होंने जेल भरो आंदोलन भी लिया. इन सितंबर 1982, 1.5 लाख वर्कर्स टुक मार्च ऑन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ महाराष्ट्र. मतलब नियर अबाउट 1.5 लाख वर्कर्स सीधा लेजिस्लेटिव असेंबली महाराष्ट्र के स्टेट के ऊपर चले. विधानसभा का जो ऑफिस ये है, वहाँ पे उन्होंने मार्च निकाला. फिर भी कोई फ़र्क नहीं हुआ. इट डिडंट हेल्प एट ऑल. द स्ट्राइक कंप्लीटेड ईयर. 1 साल हो गया अभी स्ट्राइक को. दिस वाज द फर्स्ट स्ट्राइक टू हैव गॉन ऑन फॉर ईयर. ये इतिहास की पहली स्ट्राइक होगी जो 1 साल तक चली थी. इन दिस पीरियड अबाउट 1.5 लाख वर्कर्स बिकम अनएम्प्लॉयड. 1.5 लाख के आसपास के वर्कर्स अनएम्प्लॉयड हो गए थे, उनके पास काम नहीं था, काम नहीं, पैसा नहीं. और इसी दौरान पॉलिस्टर हैड बिकम इनटू ग्रेटर डिमांड दैन कॉटन. पॉलिस्टर कपड़े की डिस्कवरी हुई थी जो कॉटन से थोड़ा सस्ता मिलता है. उस वजह से कॉटन क्लॉथ की डिमांड भी मार्केट में कम हो गई. द सेल ऑफ द मिल क्लॉथ हैड ऑलरेडी गॉट अफेक्टेड. मिल बंद होने की वजह से क्लॉथ की सेल भी कम हो गई थी, और एक तो पॉलिस्टर भी आ गया था. इस वजह से द मिल मूव फ्रॉम मुंबई टू सूरत इन गुजरात. कुछ मिल्स तो मुंबई से सूरत में चले गई थी. द सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनलाइज 13 टेक्सटाइल मिल. सेंट्रल गवर्नमेंट ने 13 मिलों को नेशनलाइज कर दिया था. अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर डिड नॉट हेल्प टू रिजॉल्व द इशू. आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने से भी इस इशू का कोई हल नहीं निकला था. फिर क्या करना, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई. देखिए, ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है.
द ईयर 1991 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। आप सभी को पता है कि 1991 ईयर जो है वो इंडिया और अपने दुनिया की नज़र से बहुत ही इम्पोर्टेंट साल रहा है, क्योंकि इसी दौरान जो कोल्ड वार थी वो ख़त्म हुई थी। उसके बाद दुनिया में जो रशिया के अंडर में जितने भी कंट्रीज थे उसको डिसइंटीग्रेट कर दिया था रशिया ने, और अमेरिका बिकम द सुपर पावर, और इस वजह से लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन हो गया था। उस वजह से दुनिया एक बड़ी मार्केट बन गई थी। पहले ऐसा नहीं था। 1991 के पहले किसी भी देश को किसी दूसरे देश के साथ अगर आर्थिक व्यवहार करना या कोई ट्रेडिंग रिलेशन रखने तो बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस थे। बट इस नए इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से ये सारी चीज़ें मतलब थोड़ा इजी हो गया था सबके लिए। आफ्टर द 10th जनरल इलेक्शन, 10वीं जो जनरल इलेक्शन होते हैं उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनी, बिकम द प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि 1991 में राजीव गांधी जी की देहांत हो गई थी। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव ऑफ इंडिया विद डॉक्टर मनमोहन सिंह एज द फाइनेंस मिनिस्टर थे। मनमोहन सिंह जो अभी हमारे जो पंत प्रधान जी हैं नरेंद्र जी मोदी, उनके पहले के जो पंत प्रधान हैं मीन्स 2014 के पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह पंत प्रधान रहे हैं, और ये डॉक्टर मनमोहन सिंह पीवी नरसिम्हा राव के सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर थे। ये बहुत ही अच्छे अर्थतज्ञ भी माने जाते हैं। ही अडॉप्टेड द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ लिंकिंग इंडियाज इकोनॉमी विद द ग्लोबल इकोनॉमी। देखिए 1991 में जो ये ग्लोबलाइजेशन हुआ था, इसका फ़ायदा इंडियन इकोनॉमी ने उठाना चाहा था। फॉर दिस फंडामेंटल चेंजेस वर ब्रॉट अबाउट इन द इंडियन इकोनॉमी। कुछ उन्होंने चेंज भी किए थे इंडियन इकोनॉमी में। इंडियन इकोनॉमी वॉज ब्रॉट इन ट्यून विद द ग्लोबल मेन स्ट्रीम। उसी दौरान ड्यूरिंग दिस पीरियड इंडियन इकोनॉमी वाज इन द क्राइसिस सिचुएशन। बहुत ही मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन से हम लोग गुजर रहे थे, स्पेशली इकोनॉमिकली। बिफोर पीवी नरसिम्हा राव के पहले चार्ज लिया था चंद्रशेखर वाज द प्राइम मिनिस्टर। ड्यूरिंग हिज टेन्योर द रेट ऑफ इन्फ्लेशन वाज 17%। पी नरसिम्हा राव के पहले 17% की महंगाई का रेट बढ़ चुका था। अभी अगर किसी चीज़ के ऊपर 1 रुपया भी बढ़ जाए तो हम लोग कहते बाप रे कितनी महंगाई बढ़ गई। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस दौरान जब 17% इन्फ्लेशन हुआ था तो क्या दौर रहा होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हैड गॉन डाउन। इकोनॉमिक रेट जो मतलब अभी 7-8% के आसपास है वो 1.1% के आसपास ही रहा था, मतलब ग्रोथ का। तो एक तो ग्रोथ नहीं हो रही थी और महंगाई बढ़ रही थी। इंडिया एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ओनली इनफ टू लास्ट फॉर इम्पोर्ट फॉर अ वीक। इंडिया के पास इतने ही पैसे थे कि जो कुछ चीज़ें हम लोग फॉरेन से मंगाते हैं बाहर से, बस 1 हफ्ता पैसा चलेगा, इतना ही पैसा इंडियन इकोनॉमी में मतलब तिजोरी में बचा था। इट हैड बिकम डिफिकल्ट टू पे बैक इट्स लोन एंड इवन गिव द इंटरेस्ट ऑन इट। जो कुछ लोन हम लोगों ने लिया था मतलब इंग्लैंड के बैंक से या वर्ल्ड बैंक से, वो लोन चुकाना तो छोड़ो, उसके ऊपर का इंटरेस्ट देने की भी हमारे पास कंडीशंस नहीं थी। और इसी दौरान इन May 1991 द गवर्नमेंट हैड ट्राइड टू कंट्रोल द सिचुएशन बाय सेलिंग सम ऑफ इट्स गोल्ड रिजर्व बाय मॉर्गेजिंग सम। कुछ मॉर्गेज किया और कुछ गोल्ड को बेच दिया, मतलब कुछ सोना गहान रखा और कुछ सोना बेच कर इस सिचुएशन को कंट्रोल में लाने की कोशिश की गई। और पीवी जैसे बिफोर चंद्रशेखर गवर्नमेंट, वीपी सिंह गवर्नमेंट हैड इंक्योर्ड अ लाइबिलिटी ऑफ ओवर 10,000 करोड़ रुपीज़ ऑन द इकोनॉमी बाय वीविंग ऑफ द लोन्स ऑफ ऑल फार्मर्स। देखिए जैसे पीवी नरसिम्हा राव के पहले चंद्रशेखर की सरकार थी, उसके पहले वीपी सिंह की सरकार थी, मतलब ये वीपी सिंह जी पंत प्रधान थे। तो इन्होंने उनके टेन्योर में मतलब फार्मर का जो लोन था वो माफ़ कर दिया था, और वो लोन था नियर अबाउट 10,000 करोड़। और इस वजह से ये भी एक बोझा इंडियन इकोनॉमी के ऊपर आ गया था पीवी नरसिम्हा राव के टेन्योर के बीच में। इसको भी संभालना था। द प्रॉपोर्शन ऑफ इंटरनल लोन्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टुगेदर द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वाज 55% इन द 1980-81। फॉरेन लोन वाज $2350 करोड़, इट इंक्रीज $8380 करोड़ इन 1991। देखिए जो कुछ भी हम लोग मतलब ग्रॉस जो ये था, मतलब उसे क्या कहते हैं हम, मतलब 100 रुपया अगर आप कमा रहे हो तो उसमें 55% तो मतलब हम लोगों को जो शेयर्स थे उनको ही देना था, तो हमारे पास उतने पैसे बचते नहीं थे। उसके अलावा 1980-81 में फॉरेन लोन जो 2350 करोड़ इंडिया के ऊपर था, अगले 10 सालों में मतलब 1991 के आसपास ये 8,380 करोड़ हो गया था, डॉलर हो गया था। तो आप सोच सकते हो 4 गुना लोन भी बढ़ गया था। ऐसे कंडीशन में सरकार बहुत परेशान हो गई थी, और एक्सचेंज रिजर्व ऑफ ओनली $10 करोड़, और 8,000 करोड़ देना है और हमारे पास सिर्फ $100 करोड़ सिर्फ थे उस समय पर।
सो ये इस क्राइसिस सिचुएशंस में दिस आल्सो हैड अ बैकग्राउंड ऑफ दिस इंक्रीज ऑफ ऑयल प्राइसेस ड्यू टू, उसके अलावा देखिए ये जो कुछ हुआ था सिर्फ इसके लिए लोन या महंगा ही ये नहीं थी, इसके अलावा भी एक रीज़न था कि जो इन ऑयल के प्राइसेस थी इंटरनेशनल मार्केट्स में वो बढ़ गई थी, क्योंकि इराक ने कुवैत के ऊपर ये कर दिया था, हमला कर दिया, अटैक कर दिया था। उनके लड़ाई के चक्कर में ऑयल की रेट बढ़ चुके थे, पहले ही इंडिया इकोनॉमिकली वीक था और ऑयल की रेट बढ़ने से और भी ये परेशानी में आ गई। इट बिकम डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू रेज द लोन, इवन द नॉन रेसिडेंट इंडियंस स्टार्टेड विड्रॉइंग देयर डिपॉजिट फ्रॉम इन फॉरेन करेंसी फ्रॉम इंडिया। जो इंडिया के एनआरआईज है उन्होंने जो मतलब जो पैसा लगाया था वो भी पैसा उन अपने अपने कंपनी से वो शेयर्स वो निकाल रहे थे। इस वजह से इंडियन इकोनॉमी पूरी तरीके से परेशानी में आ गई थी। और ऐसे कंडीशंस में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो मतलब दिमाग लगाया और जिस तरीके से इंडिया को इस सिचुएशन से बाहर निकाला उसके बारे में हम लोग देखेंगे, बट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।